So, hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So, I welcome you all. I hope you all are doing good. पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रहा है. तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था. तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देखो, आई होप तुम लोगों को एनसीईआरटी अभी समझ आ रही होगी थोड़ा बहुत. ठीक है, मैं जितना ट्राई कर रही हूँ आई थिंक मे बी इट्स वर्दिंग, बट अगर नहीं हो सो यू कैन टेल मी ना. ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो. तो आज हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हम लोग करेंगे, क्या शुरू करेंगे. ठीक है, सो पहली बात देखो, यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था और उसके जो जो भी फंक्शन थे वो हमने सारा कुछ क्या कर लिया है, पढ़ लिया है. अब आता है नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना हमारे लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आजकल के जो जनरेशन है उसके अंदर इस चीज़ की नॉलेज देना कि भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें बताना आई थिंक इट्स नेसेसरी है ना. और आजकल लोग जितना झिझकते हैं ये सब तरीके की बातें करने में, आई थिंक ये उतना कंफर्टेबल नहीं है लोगों को, है ना. बट आई थिंक ये ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में. जैसे कि मूवी में भी कोई ऐसा सीन आता है तो पेरेंट्स जल्दी से उस चैनल को चेंज कर देते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. ठीक है, वो जस्ट हम लोग टेम्परेरली उससे भाग रहे हैं, बट कभी ना कभी तो हमको फेस करना पड़ेगा ना, ये है ना. तो इससे अच्छा है हम लोगों को पहले अगर इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी ना तो हम आगे थोड़ा सा अच्छे से इसके बारे में समझ पाएंगे, है ना. तो अब देखो, वाई डू वी अंडरस्टैंड दिस टर्म, सॉरी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड. हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम के टर्म से क्या समझते हैं, मतलब क्या है इसका. तो ये जो टर्म है ना, ये सिंपली रेफर है क्या, टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन. कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो हेल्दी होंगे. ठीक है, उनका नॉर्मल फंक्शन, वो लोग नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे. हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. जितना हम लोग इतना इसको नैरो सोचते हैं ना उतना ये है नहीं. इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है और इंक्लूड करता है जितने भी इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट हैं उन सभी को भी. मतलब रिप्रोडक्शन के जितने भी इमोशनली और सोशली एस्पेक्ट हैं ना उनको भी ये हम लोग कंसिडर करते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, एक टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में वेलबींग, किस किस में, फिजिकली वो फिजिकली ठीक हो, इमोशनली भी ठीक हो, बिहेवियरली भी ठीक हो और सोशली भी तुम लोग कंफर्टेबल हो. देखो, ये वाले डेफिनेशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में थोड़ी सी चेंज रहेगी. तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग चैप्टर वाइज इसको याद रखो. यहाँ पर 4 टर्म दिए हैं तुमको, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला है फिजिकल, देन है इमोशनल, देन है बिहेवियरल एंड लास्ट देयर इज सोशल. ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें याद होंगी. देन आता है देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy. अब एक हेल्दी सोसाइटी क्या है, एक हेल्दी सोसाइटी ऐसी होगी जहाँ पर जो लोग हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होंगे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल इमोशनल हैं, बिहेवियरल हैं, उनका जो इंटरेक्शन है सभी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में वो सब लोग ठीक हैं. ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे. अब आता है वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना इतना नेसेसरी क्यों है एंड व्हाट आर द मेथड. और इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि भाई हाँ हमको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना है तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करें, हम देखते हैं. लेट अस एग्जामाइन दैम. हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है. देखो, सबसे पहले आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं. दूसरी है उनकी स्ट्रेटजी क्या क्या है. ठीक है, अब आता है इंडिया वॉज द फर्स्ट countries in the world to initiate action plans and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. सभी कंट्रीज़ में से पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने इस चीज़ के बारे में ध्यान दिया कि भाई टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं. इस चीज़ के बारे में अगर किसी को नॉलेज मिली तो वो था इंडिया. और एक सोशल गोल की तरह हम लोगों ने गोल बनाया कि भाई हाँ हमको एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमको चाहिए ही चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले एक्शन प्लान और प्रोग्राम किसने शुरू करे थे, इंडिया ने शुरू करे थे. इन सभी प्रोग्राम को कहा जाता था फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के नाम से इसको जाना गया, जिसको इनिशिएट करा गया 1951 में. इसको याद रखना है. एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स. इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर
Improved program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name. अभी उनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? अभी हम उनको जानते हैं, करंटली जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं RCH प्रोग्राम के नाम से. RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज़ RCH प्रोग्राम. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. जितने भी अलग अलग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एंड प्रोवाइडिंग उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट भी देते हैं ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम लोग बना सकें. और ये सारे जो होते हैं आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम. और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेजरली बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती थी, वो क्या क्या था. विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल की हेल्प से एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल. अब देखो मीडिया की जो पावर है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इनके थ्रू हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. जितने भी प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल थे, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी और ऑडियो विजुअल के हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारी अवेयरनेस तो क्रिएट करी. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों का क्या दिया, साथ दिया. पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसैमिनेशन ऑफ द अबोव इन्फॉर्मेशन. ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करने के लिए पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, नो रिलेटिव का तो कुछ हाथ होता नहीं है, बट स्टिल क्लोज रिलेटिव्स का काफ़ी क्या रहा, मेजर रोल रहा. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. आजकल लोग बहुत ऐसे मिथ वगैरह बनाने लग गए हैं. आई डोंट नो कहाँ से सुन के आते हैं, बट बहुत मतलब बहम सा हो जाता है लोगों के अंदर. ये चीज़ें उनको अवेयर करने के लिए, इन चीज़ों से उनको हटाने के लिए कि भाई हाँ ऐसा सब नहीं होता, उनको फैक्ट्स बताने के लिए, उनको रियलिटी से मिलवाने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को एक सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए. बट हम लोग तो बात करने में झिझकते हैं. तो स्कूल के अंदर कोई टीचर पढ़ाएगा तो अब देखो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट का जो रिएक्शन होता है दैट्स मतलब अनबिलीवेबल. कुछ तो लोगों की सोच इस टाइप की हो चुकी है ना, तो फिर टीचर को भी बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाना. तो आई थिंक स्टूडेंट को भी थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए इफ़ समबडी इज़ डूइंग दिस मच फॉर दैम, ठीक है. आगे आता है बेटा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए. अडोलेसेंस क्या होता है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए, उनके उससे रिलेटेड चेंजेस क्या हैं. अब जैसे कि आजकल ना क्या होता है, अब मैंने मेरे फ्रेंड्स में देखा है कि वो जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं ना, वो अपने पापा से कोई भी बात मतलब इस तरीके से सेक्स रिलेटेड बातें तो कहने में बहुत ज़्यादा ही झिझकते हैं. वो छोटी छोटी बातें भी उनसे शेयर नहीं कर सकते. प्यूबर्टी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, दे कैन नॉट शेयर विद दैम. वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहते हैं. एंड आई थिंक वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है. और ऐसा कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, बेटियाँ तो अपनी मम्मी से कह देती है, थोड़ा फ्रैंक होती हैं, ओपनली होती है. भाई तुम भी हो, वो ज़रूरी है वो चीज़, और हर एक इंसान में वो होना चाहिए. इतना भी नहीं डरना, आखिर इन लास्ट वो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है. वो तुम्हारी एज से गुजरे हुए हैं, बट नहीं मानना नहीं होता है, तो डर लगता है इनको, है ना. एडोलेसेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड चेंजेस. सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस. सेफ़ और हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस. अब देखो इंडिया के अंदर अगर मैं देखूँ तो वो होता है ना जो सर्विकल कैंसर है फीमेल के अंदर. अब ये ना बहुत मतलब सुनने में अटपटा सा लगता है कि भाई बहुत कॉमन नहीं होगा, रेयर ही होता होगा, बट नहीं, ये इंडिया के अंदर तो ये फीमेल्स में बहुत कॉमनली होने वाला कैंसर है, सर्विकल कैंसर. और इसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि अनहाइजीनिक रहती हैं लोग, है ना. जो फीमेल्स हैं वो अपनी हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं, सिर्फ उसी वजह से उनको सर्विकल कैंसर का सामना करना पड़ता है. और ये बहुत डेडली है, इट्स रियली सीरियस, ठीक है. और इतना बड़ा कोई मेजर कोज नहीं है इस चीज़ का कि भाई हाँ बहुत भारी तरीके से ये कैंसर होगा. सिर्फ अनहाइजीनिक तरीके से रहने की वजह से ये कैंसर हो रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी लोगों में अवेयर करना कि भाई किस तरह से हम लोग हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी सेफ फ्रॉम दीज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि STDs के बारे में हम लोगों को प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एड्स हो गया.
एक्सेट्रा वुड हेल्प पीपल एसेंशियली दोज इन एडोलिसेंट। जो एडोलिसेंट वाले एज ग्रुप में उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, कुछ गलत चीज़ें हम लोगों की संगति की वजह से कुछ गलत चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। बट एडोलिसेंट वाली एज में आई थिंक ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना इज़ नेसेसरी। ठीक है, एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, उन्हीं लोगों का अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे तो लोग एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी सकेंगे और हमारी सोसाइटी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child। आजकल लोगों को पहले तो ये भ्रूण हत्या का केस बहुत ही ज़्यादा होता था, आजकल तो फिर भी ये चीज़ कम हो गई है। इस बारे में हम लोगों को बताना चाहिए कि भाई मेल और फीमेल की क्वालिटी एकदम इक्वल है। और जैसे कि एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उसमें जो हप्पू सिंह है उसके मतलब आई थिंक 9 किड्स हैं और वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये चीज़ें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मतलब बच्चे 2 ही अच्छे है ना। ये बहुत नारे वगैरह भी लगते हैं, बहुत जगह पोस्टर भी लगाए जाते हैं और ये चीज़ चाइल्ड केयर के ऑप्शंस आई थिंक होनी चाहिए। उन लोगों को बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन यूज़ करने चाहिए। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, एक तो वैसे ही बहुत खाने पीने की स्कैरसिटी होने लगी है, तो इतना ज़्यादा अगर होगा तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए ये अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है उन लोगों को अवेयर करना चाहिए और जो फर्टाइल कपल्स हैं उनको बताना चाहिए कि भाई क्या क्या बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस हैं। वी आर नॉट सेइंग कि तुम लोग एक भी किड ना करो, इट्स नॉट दैट कि तुम कम से कम करो तो सिर्फ 2 ही करो, ऐसे नहीं कि तुम नो 10 ऐसे कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। और अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, प्रेग्नेंट मदर की केयर अच्छे से करनी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर बेबी की केयर अच्छे से करनी चाहिए, चाइल्ड की केयर अच्छे से करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने कल वाले लेक्चर में आई थिंक रिप्रोडक्शन के लास्ट लेक्चर में कोलोस्ट्रम के बारे में बताया था। बेटा ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रियली नेसेसरी फॉर द बेबी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप ए सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। मतलब ये जो सारी चीज़ें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एक अच्छी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, ये और जितने भी चीज़ें क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं आई डोंट थिंक दे आर ऑल आर फेक, ये बहुत रियल चीज़ें हैं। आजकल लोगों में नहीं है उतना नॉलेज। ठीक है, तो सेक्स अब्यूज़ रोकने के लिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इस चीज़ को मतलब हमें रोकना चाहिए। एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट दैम एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को आई थिंक सोचना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, तभी हम लोग एक हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है फिर आगे जाके। अभी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इट्स ऑल मतलब ओवरटेक कर लिया चाइना को, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और आई थिंक ये ना बहुत नुकसान वाला भी होने वाला है आगे आगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं और उनको हम फिर बाद में रिन्यू भी नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, तो हम बातें बाद में करेंगे, पहले चैप्टर ख़त्म करते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड मटेरियल सपोर्ट। एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग एक्शन प्लान का, ताकि हम लोग एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सके, तो उसको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए और मटेरियल का सपोर्ट भी चाहिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू द पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये एसेंशियल हैं एक मेडिकल असिस्टेंस और लोगों को केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो तो भी आजकल हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अव्वल नंबर की हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, आजकल सब चीज़ों का इलाज होने लगा है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत कॉमन है, तो इनका इलाज ईजिली हो सकता है। Implementation of better technique and new strategy from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis, amniocentesis के ऊपर बैन लगाना ज़रूरी है, क्यों?
for sex determination of legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization etc. देखो एमनियोसेंटोसिस वैसे होता क्यों है, मैं एक बार पूरा पढ़ती हूँ देन तुम लोगों को समझाती हूँ. एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम दैट मैरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन. इन एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो बेबी होता है उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स है ना बेटा, जैसे स्किन हमारी बार बार रिकवर होती रहती है उसी तरीके से बेबी की होती है. तो वो जो पुरानी वाली है वो सेमनियोटिक फ्लूइड में आके गिर जाती है, तो उससे हम लोग डीएनए वीएनए चेक कर सकते हैं. तो उससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है. ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं. तो एमनियोसेंटोसिस बेसिकली होता क्यों है, हम उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ पार्ट लेते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं और हम लोग बताते हैं कि भाई इस बेबी को ये बीमारी है. अगर वो बेबी सेफ़ नहीं होगा पैदा होने के बाद तो हम उसको अबॉर्ट करवाने का सोचते हैं. तो क्या एमनियोसेंटोसिस का ये काम होता है. आगे है ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स. फीटस की सेल्स को एग्जामाइन करने के लिए और उसके अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंस है उनको देखने के लिए. इस प्रोसीजर को क्यों करा जाता है, ये करा जाता है ताकि हम टेस्ट कर सके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस. कि फिटस इन सब बीमारियों में कितना सर्वाइव कर सकता है. अगर नहीं कर सकता देन वी कैन अबॉर्ट इट, और अगर वो कोई इलाज है तो हम लोग इलाज करेंगे. बट एमनियोसेंटोसिस का गलत फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि भाई अगर मेल है तो ठीक है, फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं. तो इसी वजह से एमनियोसेंटोसिस के ऊपर, उसके गलत यूज़ के ऊपर हम लोगों को बैन करना ही चाहिए. और आजकल लोगों का यही है, वो कोई भी सही चीज़ होती है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर ही लेता है. आई डोंट नो कैसे वो लोग मेथड निकालते हैं ये सारा, बट या ग्रीन बैन से यूज़ करेंगे आज हम. रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन. अलग अलग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे तो वो इनकरेज करता है, सब उनको सपोर्ट देता है गवर्नमेंट भी, और जो नॉन गवर्नमेंट जो NGOs वगैरह हैं वो लोग भी उनको हेल्प करते हैं ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके, जो पुराने मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके और नए मेथड हम लोग बना सकें. क्या तुम लोगों को एक नया ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल्स के यूज़ के लिए है, सहेली के बारे में तुम लोगों को पता है. सहेली इज़ एक्चुअली अ सहेली, ठीक है, इट्स रियली हेल्पफुल. ये ना CDRI ये PYQ है, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग अच्छे से देखो. हाँ, पीछे इतना कुछ नहीं था एमनियोसेंटोसिस को छोड़ के, RCH और 1951 में फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को देख के, तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सा नहीं था वहाँ पे. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लखनऊ के अंदर इंडिया में ये बनाया गया. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, आगे हम पढ़ेंगे बेटा सहेली के बारे में, हम लोगों को आगे आने वाला है. Better awareness about sex-related matter, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal infant mortality rate, increased number of couple with small family, better detection and cure of STD and overall increased medical facility for all sex-related problem etc. all indicate improved reproductive health society. क्या बताता है कि भाई STDs का क्योर हो रहा है, ठीक है, बेटर डिटेक्ट हम लोग जितनी भी बीमारियां हैं कर सकते हैं. स्मॉल फैमिली का मतलब है यहाँ पे उनका 2 बेबी हैं. इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल बेबी, ऐसे कपल्स का नंबर बढ़ना जिनके सिर्फ 2 ही बेबी हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब छोटे बेबी की डेथ की रेट और मम्मी की डेथ की रेट, मतलब अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती तो क्या होता था, क्या तो बेबी को खतरा होता था या मम्मी को खतरा होता था, दोनों को डेंजर होता था. बट आजकल बेबी भी सेफ़ होता है, डिलीवरी भी सेफ़ होती है, मम्मी भी सेफ़ रहती है. तो ज़्यादा अच्छी क्या है हमारे पास, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. STDs का क्योर हमारे पास है. ऐसी फैमिली ज़्यादा हैं जिनके पास 2 ही बेबी होते हैं. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई हाँ, हमारे पास एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं. आगे आता है बच्चा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन को कैसे स्टेबल करें. ठीक है, इन द लास्ट सेंचुरी एंड all round development in various fields significantly improve the quality of life of the people. बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, बहुत सारा मॉडर्नाइज हुआ है सब चीज़ें. तो जो लोग हैं लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ की, वो मक्खन की तरह एकदम स्मूथ होती जा रही है. पहले कितना स्ट्रगल था, आजकल माना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. पहले रिसोर्सेज कम थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, आजकल सब चीज़ें बराबर सी हो रही हैं. ठीक है बच्चा. हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन.
हालांकि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, लिविंग कंडीशंस भी बेटर है, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एक एक्सप्लोजिवली नंबर तरीके से बढ़ रहा है। मतलब बहुत भयानक तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि भाई फैसिलिटी भी अच्छी है और लोग रह भी तरीके से रहे हैं, तो पॉपुलेशन इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है बच्चा। देखो आगे एक बार इधर हम डाटा लिखेंगे सारा का सारा ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं लिखती जाऊँगी। आगे है बेटा, एक मिनट वेट। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन 2000 मिलियन। देखो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब सबसे पहले बताया है हम लोगों को 1900 के अंदर। 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। मैं 2 बिलियन लिख रही हूँ, मतलब बी लिख रही हूँ। 1900 के अंदर 2 बिलियन पॉपुलेशन थी किसकी बेटा, वर्ल्ड की। रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन। सिर्फ 2000 के अंदर तक ये पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6 बिलियन। मतलब 4 बिलियन बढ़ गए लोग, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है यार। एंड 7.2 बिलियन, और 2011 तक ये जो आंकड़ा था ये पहुंच गया 7.2 बिलियन तक, और आज देखेंगे तो 8 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में तो यार जो रेट था ना वो आई थिंक वर्ल्ड वाली जो रेट था ना उससे ज़्यादा ही था कहीं ना कहीं। आवर पॉपुलेशन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। मतलब 1950 लेके चलते हैं हम लोग। हाँ 1947 था, ठीक है, गवार मत समझना तुम अपनी मैडम को, बट एक राउंड ऑफ करके हम 1950 लेके चले तो 350 मिलियन था बच्चा, ठीक है। उसके बाद रीच्ड क्लोज टू द बिलियन, मतलब 2000 में ही सिर्फ 50 सालों में वो 1 बिलियन तक हो गया लगभग। एंड क्रोस्ड 1.2 बिलियन, और मई 2011 के अंदर ये 1.2 बिलियन क्रॉस कर गया। इट्स अ ह्यूज नंबर, समझ रहे हो। मतलब तुम लोग रेट देखो इसमें 100 सालों में इतना हुआ, 2 से 6 बिलियन 4 बिलियन का, और इसमें सिर्फ 50 सालों में 350 मिलियन से हम लोग 1000 मिलियन पे पहुंच गए। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है भाई। और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हो गया, लोगों की डेथ होना कम हो गई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब जो मम्मी है उनके मरने का रेट वो कम हो गया। इन्फेंट छोटे बेबी का मरने का रेट वो कम हो गया। अब ऑब्वियसली वो जी रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही। एज वेल एज बढ़ के आ गया नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे लोगों का नंबर बढ़ गया। आर प्रोबेबल रीजन्स फॉर दिस, इन चीज़ों का रीज़न क्या है, मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, क्यों। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम, डेथ रेट कम, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम, रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग ज़्यादा, इसी वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो इतनी इस हद तक बढ़ी। आगे है बेटा, आगे है थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट था वो 2% से भी कम था। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि 2% से कम भी अगर रेट है तो पॉपुलेशन कितनी भयानक तरीके से बढ़ रही है। इमेजिन अगर वो 2% से ज़्यादा या 2% भी होता तो कितनी बुरी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती। यू कैन इमेजिन यार। तो 20 बर्थ होते थे 1000 में से पर ईयर, ठीक है। और रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कोड इंक्रीज रैपिडली, ये इतना रेट है जिससे हमारी पॉपुलेशन बहुत भयानक तरीके से बढ़ सकती है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कोड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर इसी तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ती रही ना बच्चा तो खाना, शेल्टर, जगह, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के भी लाले पड़ जाएंगे लोगों को इन स्पाइट ऑफ। और आजकल तो मतलब ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम होंगे, अभी भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और रहने को जगह नहीं है। इतनी सी पॉपुलेशन में भी, हाँ इतनी सी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है, बट अगर यही रेट रहा तो हम लोग एक्सप्लोड हो जाएंगे किसी दिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। देयरफॉर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़ा क्या लिया, स्टेप लिए कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। आगे आता है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। अब देखो मैंने बहुत बार ये नोटिस करा है कि जो लोग छोटी फैमिली से होते हैं, मतलब छोटी फैमिली इन द सेंस जो लोग थोड़ा सा गरीब फैमिली से होते हैं, आई थिंक उनके बेबी जो थोड़े ठीक ठाक फैमिली से होते हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है, जॉब रहती है, उनसे ज़्यादा होते हैं।
आई डोंट नो ये चीज़ तुम लोगों ने ऑब्जर्व करी है कि नहीं करी, बट यही फैक्ट है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने मोटिवेट करा छोटी फैमिलीज़ को कि भाई हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके देखो एक बार। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल, तुम लोगों ने देखा होगा, शोइंग अ हैप्पी कपल, एक हैप्पी कपल को 2 चिल्ड्रन के साथ विद अ स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, मम्मी पापा और 2 बेबी, बस इतना ही रहना चाहिए यार। मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैज़ इवन अडॉप्टेड अ 1 चाइल्ड नॉर्म, कुछ लोगों ने तो 1 चाइल्ड नॉर्म भी रखा है कि भाई एक बेबी ही रखेंगे हम, वो भी ठीक है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, हम लोगों ने फीमेल की एज को 18 कर दिया, मेल की एज को 21 साल कर दिया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। एंड इंसेंटिव गिव्स, मतलब तोहफे दिए जाते थे जिनकी स्मॉल फैमिलीज रहती थी उन लोगों को, एंड अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया गया। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड अनचाही प्रेगनेंसी से बचाव पाने के लिए क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये आगे बताया है। तो आगे है हमारे पास कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तुम लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि आइडियल जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में आइडियल गैस पढ़ा हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर में, बट उसकी कंडीशंस देखो यार, क्या वो पॉसिबल है? बहुत ज़्यादा हद से पार जाके हम लोग आइडियल गैस बना सकते हैं, बट इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आइडियल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमियाँ तो होंगी ही, बट नियर टू आइडियल हम कह सकते हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में मिले, सिर्फ अमेरिका में मिले, इंडिया वाले अफोर्ड ही ना कर सकें, ये बात तो गलत हो गई, फिर कहाँ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हुआ वो। तो हर शॉप पे वो अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, काम आना चाहिए, रिवर्सिबल हो, बार बार हम उसको यूज़ कर सकें, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब मान लो तुम लोगों ने एक चीज़ यूज़ करी कभी, उसके बाद तुमको रैशेज़ हो गए, एलर्जीज़ हो गई, ये सारी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, तुम लोग दोबारा यूज़ ही ना कर पाओ फिर। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्शुअल ड्राइव, ऐसा नहीं है कि भाई सेक्शुअल ड्राइव में कुछ वो रह जाए, कमी टाइप, है ना, कि भाई उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का चेंज होने लग गया, सेक्शुअल ड्राइव बहुत उल्टी सीधी हो गई, तो उस चीज़ में इंटरफेयर करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसको। और सेक्शुअल एक्ट के टाइम पे ऑफ अ यूज़र, मतलब इन सब में कोई उसका रोल नहीं होना चाहिए, बस उसको सेफ रहना चाहिए, उसका जो काम है उसको उस हद तक ही रहना चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली हम लोग बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। पहला नाम है उसका नेचुरल, हम लोगों ने उनको कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहला नेचुरल और ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक मिनट ये क्या लगा, ये इंजेक्टेबल्स लिखा है यहाँ पे शायद, ठीक है तुम लोग देख लेना, तो यहाँ आई थिंक इंजेक्टेबल्स लिखा है, इम्प्लांट है, सर्जिकल मेथड है। ये सारे मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉट आज, आज एक साथ नहीं पढ़ाऊँगी तुम लोगों को। आज एक काम करते हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़ लेते हैं, देखो आगे हमारे चैप्टर बचा है इतना, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो एक काम करती हूँ मैं, कहाँ तक पढ़ा देती हूँ आज, यहाँ तक, कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इतना पढ़ा देते हैं, पिल से पहले का पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो एक लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बाकी का छोटा ही रहेगा, सो डोंट वरी, 2 लेक्चर का काम है बस ये, फिर ख़त्म हमारा चैप्टर, फिर हम फाइनली क्या शुरू कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट जेनेटिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, मेरा फेवरेट रहता था, ठीक है। मैं अपनी बातें बंद करती हूँ, ओके। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल, सबसे पहला मेथड है नेचुरल, हम लोगों को कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ हम लोगों की ज़रूरत है, हम लोग ही तो फॉलो करेंगे ना उसको। तो अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ अवम एंड स्पर्म्स मीटिंग, ये स्पर्म और अवम के मिलने की जो चांसेस हैं उसको ही अवॉइड कर देते हैं। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कपल्स अवॉइड करते हैं क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, 10 से 17 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 10 से 17 वाले दिन होते हैं, उसके बाद उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो 10 से लेके 17 दिन तक हम लोग क्वाइटस नहीं करते हैं, नो सेक्स करना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है। अगर उस टाइम पे किया हम लोगों ने तो ओवम गिरा, स्पर्म आया, हो गया काम तमाम, ठीक है।
तो 10 to 17 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पे क्वाइटस नहीं करना होता है, जहाँ पर ओव्यूलेशन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेड अलर्ट कह सकते हो तुम लोग उसको, ठीक है। उस टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। अगर हम इस टाइम पे क्वाइटस ना करें तो कॉन्सेप्शन नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी बच्चा। देन आता है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। इस मेथड में क्या होता है, एक दूसरा मेथड है जिसके अंदर जो मेल पार्टनर होता है वो अपनी पीनस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर व्हाट एजैकुलेशन। मेल को पता चलता है कि भाई हाँ इस टाइम पे एजैकुलेशन होने वाला है, तो उस टाइम पे वो जस्ट अपने पीनस को वजाइना से हटा लेता है ताकि एजैकुलेशन ना हो, सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन ही ना हो। रिमेंबर इंसेमिनेशन, एक बार डेफिनेशन बोलो जल्दी से इंसेमिनेशन की, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी, मेरे को तो आती है, तुम लोग बोलो नालायक को। फिर आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब ये क्या बला है, देखो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आई थिंक ये कहीं पढ़ा था, है ना। 9 महीने तो प्रेगनेंसी में नहीं होता। उसके बाद जब तक मम्मी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है तब तक बेबी मतलब जब तक बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तब तक क्या नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हुआ मतलब अवम ही नहीं आया, तो वो क्वाइटस करे जाओ, फर्टिलाइज स्पर्म कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई थिंक बेस्ट मेथड है ये जो मेथड है किस पे बेस्ड है, ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद जितने भी टाइम तक लैक्टेशन होगा उतने टाइम तक वो क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी बच्चा। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड, जितनी भी दिनों तक मदर ब्रेस्ट फीड करेगी चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। उस टाइम पे कॉन्सेप्शन के चांसेस एकदम ज़ीरो होंगे। हाउएवर ये जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव है, बट एक मैक्सिमम पीरियड अप टू 6 महीने, लगभग 6 महीने तक ही कोई मम्मी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ठीक है। हाँ ज़्यादा वेरी कर सकता है ये पीरियड, बट कॉमनली अगर हम ले तो यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ बताया है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया वाला जो मेथड है वो लगभग 6 महीनों तक ही क्या है, इफ़ेक्टिव है। एज नो मेडिसिन, ना कोई हमने डिवाइस यूज़ करा ना हमने कोई मेडिसिन ली, तो ये जो सारे के सारे मेथड है ना इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, साइड इफ़ेक्ट आर ज़ीरो, बट चांसेस ऑफ फेलियर उतने ही ज़्यादा हैं, चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है ना भाई। तो हम लोग आगे आते हैं हमारे बैरियर मेथड के ऊपर। इन बैरियर मेथड अवर्म एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। देखो नेचुरल मेथड में हम लोगों ने वो चीज़ ही हटा दी थी, उनके जो मिलने का चांस था उसको हमने अवॉइड कर दिया था। यहाँ पर उन लोगों के फिजिकली मिलने को हम लोग रोकेंगे बैरियर के हेल्प से, वहाँ पर हम लोगों ने कोई बैरियर यूज़ नहीं करा था, ठीक है। तो अवर्म एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर की हेल्प से हम लोग उनको फिजिकली मीट नहीं करने देंगे, किस को, अवर्म और स्पर्म को। तो ऐसे मेथड को जो बोथ मेल एंड फीमेल के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब ये जो मेथड है, मतलब बैरियर मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्डम्स। आर बैरियर मेथड ऑफ थिन रबर। कॉन्डम बने किसके होते हैं, थिन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स शीट के बने होते हैं, दैट आर यूज टू कवर द पेनिस, मेल के अंदर पेनिस को कवर करने के लिए, और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल के अंदर वजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए। जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये हम लोग जस्ट बिफोर द क्वाइटस हम लोग इनको वेयर करते हैं ताकि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही ना करें। दिस कैन प्रिवेंट, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। निरोध काफ़ी अच्छा ब्रांड है, अगर हम देखें काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में। कॉन्डम का ही ब्रांड है निरोध, इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल के लिए जो कॉन्डम है उसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जिसका नाम है निरोध, तुम लोगों को याद रखना है, PYQ है। यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स। देखो जो कॉन्डम है ना उनका यूज़ रिसेंट ईयर्स में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये यूज़र को बचाता है, क्योंकि उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ना हो, ना उसको एड्स हो। मतलब जितनी भी बीमारियां जो क्वाइटस की वजह से फैलती हैं, जो सेक्स रिलेटेड बीमारियां हैं, वो यूज़र को ना फैले, ना ट्रांसमिट हो। इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें हेल्प करते हैं कॉन्डम। तो कॉन्डम की वजह से ये सारी बीमारियाँ नहीं हो सकती, तो इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल। दोनों के दोनों कॉन्डम कैसे हैं? डिस्पोजेबल हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद इंसर्ट कर सकते हैं, तो किसी की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, एंड देयर बाय ताकि ये यूज़र को प्राइवेसी भी देते हैं। अब आता है आगे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट।
डायफ्राम्स हैं, सर्विकल कैप्स हैं, वॉल्ट हैं, ये भी बैरियर होते हैं जो कि रबड़ के बने होते हैं। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि सर्विक्स को क्वाइटस से पहले ये कवर करके रख सकें, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री ना हो उससे बचाने के लिए ये काम में आते हैं। थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू कोई स्पर्म अंदर ना आए तो उससे बचाने के लिए ये यूज़ में आते हैं। दे आर हम वापस से यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। दे आर रीयूजेबल। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर। हाँ, इन बैरियर्स का थोड़ा बहुत फेलियर का चांस होता है, बट अगर हम इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म वगैरह यूज़ करेंगे इन बैरियर के साथ, तो इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। देखो कॉपर टी आगे आएगा। कॉन्डम फॉर फीमेल, और इसको हम फेमिडोम कहते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लो। अरे भाया ये तुम गई हो, इधर लिख लो फेमिडोम। वाह मैडम, यू बिल्कुल ही पागल वाली हरकत कर रही है मैडम भी। सॉरी यार, हाँ फेमिडोम ये कलर ठीक है, और ये कॉन्डम फॉर मेल की, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे आते हैं बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। अनदर इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड जो होता है वो किसका यूज़ करना होता है? इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस का। ये जो डिवाइसेस हैं वो डॉक्टर इंसर्ट करते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट नर्सेज हैं वो इंसर्ट करती हैं। किसके थ्रू? वजाइना के थ्रू। कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर इंसर्ट करे जाते हैं। तो ऐसा खुद ज़्यादा 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप डॉक्टर या फिर नर्स से इंसर्ट करवा लेना, ठीक है। तुम लोगों को नहीं कह रही हूँ मैं। ठीक है, आगे आता है बेटा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईडीज। आई थिंक ये जितना भी मैं ये पूरे पैरे में दिया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। कहीं पूरे साल में तुम लोगों को इस पैरे से अगर सवाल ना मिले ना, तो बस क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, फिर क्या ही कहूँ मैं आगे। इस पैरे से सवाल ज़रूर मिलेगा। नीट में भी आया हुआ है, बहुत बार आता है बेटा, अक्सर इसी पैरे से सवाल आता है। तो दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज जो होता है वो प्रेजेंटली नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसका नाम है लिप्स लूप, इसके फॉर्म में। कॉपर रिलीज़ करते हैं भाई ये कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। ऐसे आयोडी जो हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। आयोडी इंक्रीज, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को खा जाना, तो स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। विद इन द यूट्रस के अंदर कॉपर आयंस और रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको सप्रेस कर देते, कम कर देते। कौन बचा? कॉपर के आयन। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी कम कर देते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या काम करती है? उसके साथ साथ हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का क्या काम होता है? इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कि इम्प्लांटेशन हो ही ना, यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं कि भाई इम्प्लांटेशन ना हो पाए। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, और सर्विक्स को होस्टाइल बना देती है ताकि स्पर्म एंटर ना कर सके। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आयोडीज जो होते हैं वो काफ़ी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं फीमेल्स के लिए जिनको प्रेगनेंसी डिले करवानी होती है, और स्पेस चाहिए होता है चिल्ड्रन के अंदर। मान लेते कोई बेबी है वो 1 साल का है, फिर और दोबारा उन्होंने प्रेगनेंसी ली, तो अब आगे में भी यार मतलब गैप अगर देखूँ तो मैं कम से कम 4 से 5 सालों का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आधे साल का गैप है, 1-2 साल का गैप भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत है, ठीक है। आगे आता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में जो एक्सेप्ट करा है लोगों ने वो क्या है? ये आयोडीज़ ही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले मेथड आयोडीज़। तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक तुम लोग अपनी NCERT लेके बैठते हो, रेगुलर पढ़ रहे हो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, घटानी है, कुछ और तरीके से पढ़ाना है तो वो भी मुझे बता दो। आई विल ट्राई कि मैं वो भी साथ साथ ले लूँ, ताकि भाई तुम लोग जैसे पढ़ो वैसे मेरे लिए अच्छा है। तुम लोगों का पढ़ना इज़ आई थिंक मोस्ट नेसेसरी फॉर मी। इस बार तुम लोगों का सिलेक्शन होना ही होना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को सब समझ आ रहा होगा। तुम लोग NCERT टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो, बार बार जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है यार NCERT तो, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ो भाई। टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे।